है कि क्लास खुले हुए 4-5 दिन हो गया। हाँ, पिछले वीक को 2 क्लास हुआ था ना जी, 2 या 3 क्लास हुआ था आई थिंक, 2 क्लास। तो उसमें तो एकदम नील बट्टे सन्नाटा था। हाँ, तो लग रहा है कि धीरे धीरे घर जाने के बाद आने का मन नहीं करता है जी आप लोगों का? हाँ, नहीं मन करता है? तो घर से ज्यादा मोह करना ठीक बात नहीं है ना? घर से मोह को छुड़ाना पड़ता है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल एंड मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं उनके बारे में, और प्रस्तावना के महत्व के बारे में कि प्रस्तावना का क्या महत्व है, ये सारी बात पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग देखेंगे क्या, तो आगे हम लोग को देखना है इसके शब्द, जो शब्द थे। बहुत सारा बात हम लोग कर चुके थे प्रस्तावना के बारे में, आई थिंक लास्ट क्लास में जो लोग थे उनको पता होगा क्या क्या बात कर लिए थे प्रियम्बल के बारे में। थे आप लास्ट क्लास में? आप थे ना? आपका तबीयत खराब हो गया था, है ना? सोशलिस्ट, हाँ, सोशलिस्ट शब्द जो प्रियम्बल में सोशलिस्ट, संप्रभुता, सोवर्निटी की बात कर लिए थे, है ना? तो उसमें अगला वर्ड था सोशलिस्ट, है ना? तो सोशलिस्ट हम लोगों को देखना है समाजवाद, कि प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द का उल्लेख है, सोशलिज्म वर्ड का जो उल्लेख किया गया है, इसका मतलब होता है ना? चलिए, तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, तो समाजवाद जो बेसिकली, समाजवाद शब्द को चर्चा में अगर किसने लाया था तो किसने लाया था? कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स से पहले भी था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी थी दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की किताब था दास कैपिटल। उस दास कैपिटल के अंदर में कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की बात की। तो हालांकि समाजवाद जो दास कैपिटल में लिखा गया है, तो दास, कार्ल मार्क्स कहाँ का था जी? जर्मनी का था। और कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? ब्रिटेन में, बिल्कुल गुड। वो ब्रिटेन में रहता था, लंदन में रहता था ना? रहता था ब्रिटेन में, था जर्मनी का। ब्रिटेन में सुविधा थी खुल कर लिखने की। वहां पे राइट था कि आप अपने विचारों को लिख सकते थे खुल करके, कोई दिक्कत नहीं था। डेमोक्रेसी आ गई थी, लोकतंत्र वाली चीज थी। मोनार्की था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, संवैधानिक राजतंत्र था। तो राजा उतना एब्सोल्यूट नहीं था, तो आप खुल करके लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में वहां पर वो अपना लिखने का काम करते थे। लेकिन कहा जाता है कि वो एक बंद कमरे में बैठता था और खिड़की खोल, तो जितना उसको खिड़की से दिखा उतना ही लिखा, उससे ज्यादा नहीं लिखा। इस शब्द का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? उसका विजन बहुत छोटा रहा। अब खिड़की से हम देखेंगे तो हमको लिमिटेड चीज ही दिखाई देगा ना। अगर हम ओपन खड़ा हो जाए तो पूरा दिखेगा, हम बाहर जाके खड़ा हो जाए तो पूरा दिखेगा। लेकिन खिड़की से देखे तो जो खिड़की का लिमिटेशन है उतना ही दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। तो अब ऐसा नहीं था कि वो खिड़की से ही देखता था। कहने का मतलब यह है कि उसने एक पक्षीय देखा, और एक ही पक्ष को देखा, और उसी पक्ष के बेसिस पर उसने समाजवाद को लिख दिया। और उसमें उसने कह दिया कि निम्न वर्ग का शोषण होता है ना? जो मजदूर क्लास के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनका शोषण होता है। और वो ये सब कब लिख रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में।
जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा था, तो औद्योगिकरण के दौर में तो एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा था, तो उन्हीं सभी परिस्थितियों को उसने उसमें लिखा। लेकिन अब मामला यह है कि जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है, या एक और है हीगल, हीगल का भी समाजवाद है। तो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है, हीगल का समाजवाद है, तो क्या इन्हीं लोगों के समाजवाद का जो विचारधारा है वो भारत के संविधान में है, या भारत के संविधान में जो समाजवाद है वो कुछ अलग समाजवाद है? तो भारत के संविधान में जिस समाजवाद को शामिल किया गया है उसको कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, है ना? उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को जब आप देखिएगा तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही भारत में है, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, थोड़ा सा लिखिएगा, लिखेंगे कि इंडियन सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म Indian socialism is the also known as democratic socialism, also known as democratic socialism। भारतीय समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है, तांत्रिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। किस नाम से जाना जाता है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम से। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है जी? लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? तो एक इसका थोड़ा सा ब्रीफ अगर आप समझेंगे तो भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को क्यों अपनाया? भारत जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को क्यों अपनाया? रीजन क्या था? तो आप देखिएगा कि हम जब इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, और जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए तो पूरा वर्ल्ड जो है वो वैचारिक युद्ध में उलझा हुआ था। हम जब इंडिपेंडेंट हुए तो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, और उस आइडियोलॉजिकल वॉर का ही नाम था शीत युद्ध, कोल्ड वार, है ना? कोल्ड वार चल रहा था। 1945 से कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था। तो दोनों लोग अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये बेसिकली आप देखेंगे तो कैपिटलिज्म की बात करता था, पूंजीवाद की बात करता था, और ये बेसिकली जो है ये सोशलिज्म की बात करता था, समाजवाद का बात करता था। अब भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पूरा वर्ल्ड दो गुट में बटा हुआ था, एक सोशलिज्म का गुट था और एक कैपिटलिज्म का गुट था। अब बेसिक अंतर थोड़ा सा समझिए कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में अंतर क्या है। तो कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है वो कहता है कि प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट की कल्पना करता है कि भाई हर स्थिति में क्या हो, प्रॉफिट हो। और जहां पूंजीवादी विचारधारा काम करती है वहां मार्केट में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, मतलब वो मार्केट पूरी तरीके से निजी हाथों में होता है, प्राइवेट होता है। सरकार का बाजार पर कंट्रोल नहीं रहता है कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, सब सरकार का होता है, हर चीज पे सरकार का कंट्रोल होता है, इवन मार्केट भी सरकार के कंट्रोल में काम करती है सोशलिज्म में। तो वो उस समय वर्ल्ड में दो गुट था, एक कैपिटलिज्म का गुट और एक सोशलिज्म का गुट, और उसी परिवेश में भारत स्वतंत्र हुआ। अब भारत के पास चुनौती थी कि भारत किस विचारधारा का चयन करे,
कौन सी आइडियोलॉजी को भारत को ऑप्ट करना चाहिए। भारत कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को ऑप्ट करता तो यूएसए के गुट में चला जाता, और भारत यदि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को ऑप्ट करता तो यूएसएसआर के गुट में चला जाता। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का स्पष्ट मानना था कि अगर हम अभी किसी भी गुट को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आप अगर किसी गुट में जाएंगे तो गुट का जो मालिक होगा वो जो कहेगा वो तो आपको मानना पड़ेगा ना। आप अगर कोई ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप के मेंबर बनते हैं, तो ग्रुप का जो लीडर है वो जो कहता है वो आपको मानना पड़ता है। तो नेहरू जी को ये पता था कि हम अगर किसी गुट में जाएंगे तो उसका लीडर जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। ऐसे में नव स्वतंत्र राष्ट्र एक बार फिर से परतंत्र बन जाएगा, नया नया आजादी मिली है, एक बार फिर से गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमने निश्चित किया कि इंडिया जो है वो किसी भी आइडियोलॉजी में नहीं जाएगा। इसलिए भारत के जो नेता थे उन्होंने समर्थन किया किसका? नाम का। नाम, नॉन एलिगमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम को ही कहते हैं गुट निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब अलग हो जाना है ना, तटस्थ हो जाना, आइसोलेट हो जाना, या यूं कहें कि क्वारंटाइन हो जाना, जैसे कोरोना में होते थे कि कहीं हमरो ना हो जाए कोई बीमारी, है ना। ये कोई आदमी छींक दिया अगल बगल में, कितनों भी मानने वाला आदमी हो, है ना, कितनों भी आप उसको पसंद करते हो, कितनों भी कहते हो नींद नहीं आती है ना, ऐसा परिस्थिति में अगर उस आदमी का छींक आ गया तो आप कहेंगे कि भाई 14 दिन के क्वारंटाइन में हम भी जाते हैं, 14 दिन के क्वारंटाइन में आप भी रहो, उसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो फिर मीटिंग फिक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि बीमारी का डर था। हमें भी बीमारी का डर था कि ये वाला बीमारियां कहीं हमें ना लग जाए। हम लोग का पड़ोसी पाकिस्तान ही पगलवा, एकरा तो बुद्धि नहीं है कुछ, ना इसको तब बुद्धि था ना इसको अब बुद्धि है। पता नहीं इसका बुद्धि पर कौन सा मतलब शनि का 7.5 चल रहा है कि क्या चल रहा है, भगवान जाने इसका। ये आजाद हुआ मतलब अलग देश बना, अब बनने के साथ ही चल गया कि हम जाएंगे मौसा जी के साथ है, पगला अमेरिका के साथ है। निक्सन इसको भड़मा दिया था और निक्सन के बहकावे में सब आ गया। जॉर्ज निक्सन जो वहां का राष्ट्रपति था अमेरिका का, ये सब चल गया उधर। हम लोग बोले कि हम लोग किसी में नहीं जाएंगे। तो अब देखिए, एक तो ये निर्णय हमारा राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम अपने पैर पर खड़ा होंगे, अब बड़ा बनेंगे। दूसरा था कि हमने निश्चित किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी के गुट में नहीं जाएंगे। तो ये हमारा राजनीतिक निर्णय सही था। हमारे भारत के स्थिति के अनुसार भी ये निर्णय सही था। क्यों? क्योंकि भारत जो देश था हमारा उस समय, आज भी आप देखेंगे तो शहर और गांव दोनों है। यदि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लेते तो हमारे देश में जो कुछ घराने हैं वो बहुत विकसित हो जाते। मतलब कि जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको बड़ा अच्छा माहौल मिलता और उनके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता। लेकिन हमारे देश का मेजोरिटी तबका जो गरीब था, जो गांव में रहता था, उसका शोषण होता। और यदि हम यूएसएसआर के सोशलिज्म वाले कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लेते तो भी दिक्कत होता, क्योंकि देश में रोजगार को जनरेट करने के लिए निवेश की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और निवेश और इन्वेस्टमेंट हमारे देश में उस समय सरकार के पास उतना नहीं था कि सरकार कर पाती, क्योंकि हम गुलाम थे और गुलाम होकर आजाद हुए थे, तो पैसा तो था नहीं। तो मजबूरी था कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कराया जाए। तो हमने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर को लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा कि ये शहरों का विकास करेगा और जो सरकार होगी वो गांव का विकास करेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को मिक्स कर दिया तो इसी को कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी, इसी को कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों को हमने मिक्स कर दिया, हमने कहा हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे।
हम मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट करेंगे। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, तो दोनों के जो पॉजिटिव अप्रोच हैं वो हम ले लेंगे। और यही जो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया, तो इसलिए आप देखते हैं इकोनॉमी में आप पढ़े होंगे कि कहीं पर कोई पुल बनता है या कोई सड़क बनती है, कोई रेलवे स्टेशन बनता है, हाँ, तो एक मॉडल आता है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब सरकार के पास अकेले उतना संसाधन नहीं है कि सरकार बना दे सड़क को, अस्पताल को, पुल को, क्योंकि सरकार को केवल सड़क अस्पताल ही नहीं ना बनवाना है, सरकार को योजनाएं भी तो चलानी है। तो सरकार इसलिए क्या करती है, पीपीपी मॉडल पे काम करती है, प्राइवेट सेक्टर को मिला लेती है, आपने मिल जाती है, दोनों मिल के खर्चा करते हैं। आज दोनों मिल के खर्चा करते, उसके बाद सड़क या जो भी स्टेशन जो बनना है बन जाता है। बनने के बाद सरकार क्या करती है, आप देखते होंगे नया नया सड़क जो बनता है उस पर जब आप जाते हैं तो टोल टैक्स लगता है। तो जो टोल टैक्स लगता है वही उस कंपनी का लाभ होता है, जो कंपनी बनाने में काम की है वो पैसा उसी को जाता है। और एक सरकार एक निर्धारित समय रखती है कि इतना समय तक हम जो है सो आपको टोल टैक्स का पैसा देंगे, जब तक कि आपका लाभ कंप्लीट हो जाए। जैसे ही लाभ कंप्लीट हो जाता है टोल टैक्स लगना बंद हो जाता है। फिर आप किसी स्टेशन पे जाते हैं, नया नया कोई स्टेशन बना है, तो आप देखते होंगे उस स्टेशन का जो जब आप टिकट खरीदते हैं तो एक तो टिकट का प्राइस लगता ही है, उसके बाद उस पर सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज जो लगता है वो कंपनी के खाते में जाता है, जो कंपनी ने उस रेलवे स्टेशन को डेवलप किया है। जब तक उसको प्रॉफिट लेना होता है वो सरचार्ज लगता है आपको। अगर 50 रुपए का टिकट है तो 55 रुपए का टिकट आपको मिलेगा, 60 रुपए का मिलेगा। ये 5 रुपया और 10 रुपया जो एक्स्ट्रा लगेगा वो चल जाएगा कंपनी के खाते में। 50 रुपया रेलवे लेगी जो आपको सर्विस दे रही है, और वो 10 रुपया वो लेगा जो आपको स्टेशन बना करके दिया है। जिस दिन उसका वो कंप्लीट हो जाएगा वो वहां से निकल जाएगा। इससे क्या होगा, इससे सरकार का बर्डन कम होगा, इससे सरकार का बर्डन कम होगा। इसीलिए हमने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया कि हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को मिक्स कर देंगे, और दोनों को मिक्स करके हम मिक्सर इकोनॉमी को लेंगे। और यही मिक्सर इकोनॉमी जो है इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। तो हमारे देश के संविधान के अंदर जो प्रस्तावना शब्द लिखा हुआ है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को इंगित करता है। यानी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था भी होगी वो क्या होगी, दोनों का मिक्सचर होगा। और समाजवाद चूंकि वर्ड इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि हम भले ही किसी गुट में नहीं गए, लेकिन प्रारंभिक भारत की नीतियों को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि हमारा जो नीति है वो यूएसएसआर की तरफ झुका हुआ है। अभी वर्तमान में आप देखिए कि हम कैपिटलिज्म वाले मोड में हैं। और वर्तमान की खास करके मोदी जी की जो गवर्नमेंट है 2014 से जो रन कर रही है, इनका जितना रूल है वो सब कैपिटलिज्म वाला है। लेकिन आप प्रारंभिक इनिशियल टाइम में देखिएगा तो जितना रूल है वो सब सोशलिज्म वाला था, है ना। तो हम ज्यादा झुके थे सोशलिज्म की तरफ, लेकिन हम दोनों ही फीचर को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। और वही 90 के दशक में आकर के हमने एक्सेप्ट किया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। जब हमारी इकोनॉमी बहुत खराब होने लगी थी, लग रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो गड़बड़ होने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में, ठीक है, प्रोसीड। तो लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे कि सोशलिस्ट टर्म मीन्स, सोशलिस्ट टर्म मीन्स समाजवाद अर्थात, समाजवाद अर्थात द अचीवमेंट ऑफ, द अचीवमेंट ऑफ, द achievements of, achievements of socialist ambition, the achievement of socialist ambition through the, through the, through the democratic, democratic, through the democratic rules and ideas। समाजवाद अर्थात
अर्थात अर्थात इसके विचारों और आदर्शों को अर्थात इसके विचारों और आदर्शों को लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयास लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयास। It holds faith in a mixed economy where both private and public sector coexist side by side इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ देश में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, मतलब वही है कि वही यही पीपीपी मॉडल वाला। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी, पब्लिक सेक्टर। कहीं पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं वहां पर लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर इंग्लिश में, या हिंदी में लिखा हुआ है क्षेत्र, इसका मतलब कि सरकारी है। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी, या सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी। और निजी लिखा हुआ है, प्राइवेट लिखा हुआ है, मतलब कि वो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो इस लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत हमारे देश के द्वारा प्राइवेट और जो पब्लिक है एक साथ रखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा जैसे कि 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना अब तो नहीं है, खत्म हो चुका। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए थे तो देश के विकास के लिए जो हमने पहली रूपरेखा अपनाई थी वो हमने 5 ईयर प्लान को एक्सेप्ट किया था, पंचवर्षीय योजना। आई पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था रूस में पहली बार। रूस का शासक था स्टालिन। स्टालिन ने सबसे पहले अपने यहां 5 ईयर प्लान शुरू किया। विकास करने की परंपरा यह समांतर पर समाजवादी लक्षण होता है। और हमने भी, चूंकि नेहरू जी को आप देखेंगे तो नेहरू जी भी समाजवाद से प्रभावित थे। उनकी खुद की भी जब आइडियोलॉजी आप पढ़िएगा तो आइडियोलॉजी में वो, उनका जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है ना। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में तो आइडियोलॉजी पूछता ही है ना, गांधी का, नेहरू का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी। तो उसमें आप आइडियोलॉजी को देखेंगे तो नेहरू की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म वाली ही आइडियोलॉजी है। ये सोशलिज्म पे ही ज्यादा ये करते हैं। ठीक है, फिर ये जो वर्ड है समाजवाद, ये मूल संविधान में आप देखेंगे कि था नहीं, है ना। ये तो ऐड किया गया बाद में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इसका फीचर था लेकिन ये नहीं था, ये शब्द नहीं था। क्योंकि डीपीएसपी में तो आप देखेंगे तो दिखेगा समाजवाद, जो कि डीपीएसपी तो मूल संविधान का हिस्सा था, लेकिन ये वर्ड नहीं था। ये वर्ड बाद में ऐड हुआ। तो लिख लेंगे नोट करके कि सोशलिज्म वर्ड, समाजवाद शब्द, समाजवाद शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, समाजवाद शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। सोशलिज्म वर्ड added in the preamble
socialism word added in the preamble by the 42 Constitutional Amendment Act 1976. By the 42 Constitutional Amendment Act 1976। तो मतलब मूल संविधान में प्रॉपर ये वर्ड नहीं था, प्रॉपर ये शब्द नहीं था, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि प्रॉपर वर्ड नहीं था, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं वो थी, लेकिन प्रॉपर वर्ड शामिल कर लिया गया 1976 में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है सेकुलर, है ना। आगे लिखेंगे सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। सेकुलर, तो पंथ निरपेक्ष शब्द भी संविधान में नहीं था, लेकिन इसको ऐड किया गया, ठीक है। लिख लेंगे दिस वर्ड was also added in preamble. This word was also added in preamble by the 42 Constitutional Amendment Act 1976। इस शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, है ना। सेकुलर वर्ड भी जब शामिल किया गया। अब है कि इस वर्ड का अर्थ क्या है। तो जब फीचर में पढ़ा रहा था तो वहां पे तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, बता दिया है कि इस वर्ड का क्या मतलब है मुख्य तौर पे। तो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द को जो ऐड किया गया है, इसका जो एक सामान्य सा मतलब है लिख लेंगे कि द टर्म मीन्स that all religions in India, all religion in India get equal respect, protection and support, get equal respect, protection and support from the state। इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान आदर, सुरक्षा और समर्थन, सभी धर्मों को एक समान आदर, सुरक्षा और समर्थन राज्य के द्वारा मिलेगा। ठीक है। मतलब सेकुलर स्टेट कहने का मतलब यह है कि भारत किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, और पंथ निरपेक्ष हैं हम, चूंकि तो हम सभी धर्मों से अलग नहीं वरन सभी धर्मों के साथ हैं।
इसमें हम किसी भी एक धर्म को स्पेशल स्टेटस ग्रांट नहीं करेंगे, अलग से कोई सुविधा किसी धर्म के मानने वालों को नहीं देंगे, बल्कि सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे और सभी धर्मों को पुष्पित पल्लवित होने का मौका देंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे। धर्मों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि इस धर्म के आदमी को कुछ अलग सुविधा, इस धर्म के आदमी को कुछ अलग सुविधा, ये नहीं करेंगे। साथ ही में हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि हम जो कुछ लोग होंगे धर्म के मानने वाले, और अगर वो माइनॉरिटी होंगे, मतलब कि अल्पसंख्यक होंगे, उनकी संख्या कम होगी, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, भाषा अगर खतरे में होगा तो सरकार उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगी। तो ऐसे में अगर सरकार उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करती है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट को जब पढ़ेंगे, पढ़े हुए तो हैं ही आप, कि आर्टिकल 29 एंड 30 तो क्या कहता है वो। आर्टिकल 29 और 30 को आप देखिएगा तो 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, है ना, यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ये आर्टिकल 29 कह रहा है। और आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज क्लास को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का राइट है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ रिलीजन हो सकते हैं जो कम होंगे, संख्या कम होगी, संस्कृति वाले कम होंगे, भाषा वाले कम होंगे, तो उनके लिए सरकार स्पेशल ग्रांट करेगी। तो उसमें आप नहीं कह सकते कि सेकुलर स्टेट हो कैसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो उत्थान के लिए कर रही है। और इस पूरे फंडामेंटल राइट का जो एक बेस आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जो समानता वाले एंगल में कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण तो ये कहता ही है कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। तो इसको अगर करेंगे तो इसको भेदभाव नहीं कहेंगे, है ना। और अभी बिहार में रिजर्वेशन 15% बढ़ गया है, अब 75% हो गया है। इस पर भी बहुत सारा डिबेट चल रहा है, ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जिसको मिला है वो खुश है कि अच्छा बात है, मिल गया। तो जिसको नहीं मिला है वो दुखी है कि हमको नहीं मिला। लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि भाई ये देना क्या सामाजिक न्याय के लिए है या फिर कुछ और बात है। क्योंकि ये 15% का रिजर्वेशन जो और दिया गया, मैं हमेशा जो एक बात कहता हूं कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा अपनी कोई बीमारी का इलाज कराने, तो मैं उसे यही कहूंगा ना जी कि आप मुझे ठीक कर दीजिए। ये तो नहीं कहूंगा कि ऐसा दवाई दे दीजिए कि जीवन भर खाने का आवश्यकता पड़े। बोलिए, हम कहेंगे, हम आप कोई कहेगा डॉक्टर से जा करके कि आप मुझे ऐसा दवा दीजिए कि जिसको हम जीवन भर खाएं, चलते रहे। दवा के मामले में हम लोग ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण के मामले में पता नहीं क्यों ये कहते हैं कि नहीं, हमको जीवन भर दो, संजीवनी बूटी बना दो हमारे लिए, इसी को खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, चलते रहेंगे। और सरकारें यही काम कर रही हैं, गलत तरीके से आपको समझाती हैं, आपको आरक्षण देती हैं और आपको कहती है कि देखिए आपके लिए कर दिया। क्या समझाती है? आपके लिए कर दिया। जी नहीं, आपके लिए तो नहीं किया, अपने लिए किया है, चुनाव में वोट लेने के लिए। आपको यह समझाना चाहता है कि आपके लिए कर दिया, लेकिन आप उससे यह पूछिए, उसको एक डॉक्टर मानिए, खुद को मरीज मानिए, तब मामला समझ में आएगा कि जो डॉक्टर पिछले 50 बरस से आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है, आज तक आपका बीमारी ठीक नहीं कर पाया, आप फिर कह रहा है कि ये वाला दवाइया ले लो, इसका डोजवा बढ़ा दिए हैं, ये दवा तुमको ठीक कर देगा। वो डॉक्टर अच्छा है जी? घटिया डॉक्टर है वो।
लेकिन दिक्कत क्या है कि जनता को भी बात नहीं समझ में आती है, और डॉक्टर तेज है, उसको इलाज नहीं पता है कि बीमारी का इलाज कैसे होगा, लेकिन उसको डॉक्टरी करना है, उसको क्लिनिक अपना चलाना है, क्लिनिक में बंद नहीं करना है। इसलिए वो मार्केट से एंटीबायोटिक ला करके पेशेंट को दे देता है कि लो भाई एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पर ठीक हो जाओ। और आपको पता है कि एंटीबायोटिक आदमी का किडनी खराब कर देता है। ज्यादा अत्यधिक सेवन एंटीबायोटिक आपका किडनी बर्बाद कर देगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो दवा है ये बर्बाद कर देगी एक दिन। अब सोचें, जब 75% तक आरक्षण चल गया तो 25% काहेला बचेले हो भाई, 100% करो ना। काहे के लिए 25% का तुम ये कैले हो, कहो कि 100% आरक्षण, बातें खत्म। अरे भाई वायलेशन तो बहुत पहले से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था कि 50% ज्यादा मत दीजिएगा, लेकिन लोगों ने बीच का रास्ता निकाल लिया ना। तो कोर्ट क्या करे, कोर्ट क्या करे? मैं तो हमेशा आपको बताता हूं कि कोर्ट, जब सरकार मजबूत रहती है तो कोर्ट कमजोर हो जाता है, और जब सरकार कमजोर है तो कोर्ट मजबूत हो जाता है। कोर्ट स्ट्रिक्ट कहां रहता है अपना निर्णय पर? हाँ, तो सर कोर्ट भी अपना अधिकार का प्रयोग कब करता है? सरकार की स्थिति को देखता है। कोर्ट स्ट्रिक्टनेस, कोर्ट आखिर क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? जब कोर्ट ने एक बार कह दिया कि 50% से ज्यादा हम किसी को नहीं ये करते हैं, तो कोर्ट को खड़ा रहना चाहिए उस निर्णय पर। लेकिन स्टेट्स अमेंडमेंट करके अपनी परिस्थितियां बता बता के दायरा बढ़ाते चले गए, और कोर्ट ने उस पर सहमति देते चले गए। कोर्ट को भी तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि जो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के ये काम किया जाता है, उन्हीं बाबा साहब ने कहा था कि केवल 10 वर्ष। तो ये लोग जो इसका समर्थन करते हैं, वो लोग कहां बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब तो बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, उनको पता था कि ये गलत चीज है। बाबा साहब को पता था कि यह गलत चीज है, इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि ओनली 10 ईयर्स, केवल 10 साल, इससे ज्यादा एक दिन भी नहीं। उनके जैसा पढ़ा लिखा आदमी जब ये बात कह के गया था, तो वो उम्मीद किए थे कि देश की सरकार इस बात को मानेगी, लेकिन देश की सरकारों ने इसको बना लिया क्या? हथकंडा, हथियार, चुनाव जीतने का हथियार। सभी सरकारों ने, एक का बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी सरकारों ने। ये सब सरकारें तो अभी आई है ना, 90 उस समय 60 में तो कोई और चला रहा था देश को। तो जो 60 में चला रहा था, नेहरू जी चला रहे थे, ये उनकी जिम्मेवारी थी, उसी समय था। और 10 साल में अगर आप ठीक नहीं कर पाए सिचुएशन को, तो ये आपकी गलती है, आप कोई और इलाज ढूंढिए। एगो दवा दे रहे, उस दवा से बीमारी ठीक नहीं हो रहा तो दूसरा दवा दीजिए ना पेशेंट को। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे क्या है कि किसी को ठीक करना नहीं है, पॉलिटिक्स करना है। तो पॉलिटिक्स के लिए सब अपना अपना खोज रहा है कि कैसे क्या कर सकते नहीं कर सकते हैं, है ना। देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और व्यवस्था के अनुरूप दिया जाए तो ठीक बात है। अगर आप उसको, मानसिकता पर प्रश्न है कि मानसिकता क्या है, मानसिकता क्या सही मामले में वंचित तबका का विकास करना है, या फिर मानसिकता यह है कि हमको चुनाव जीतना है। अगर वंचित तबका का विकास करना है तो ये एकदम सही चीज है, लेकिन अगर मंशा यह है कि इसी के बहाने चुनाव जीतना है तो ठीक बात नहीं है। और दिक्कत एक यही है कि चाहे ये हो, चाहे केंद्र में मोदी जी हो, उनको भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण याद आया 2019 के चुनाव के समय, जब चुनाव से पहले। तो लोग जानता है कि जनता को कहां से पकड़ना है, इसलिए सुकरात और प्लेटो दोनों ने, इंक्लूडिंग अरस्तु, लोकतंत्र का विरोध किया। उन्हें कहा था कि लोकतंत्र जो है वो मूर्खों का शासन है, इसमें नेता सब चलाक है जो बैठा हुआ है, जनता मूर्ख है, उसको पता है कि जनता को कैसे बरगलाना है, जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है, बेवकूफ बना करके अपना चुनाव जीतना है, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, उसको पता है। और वो उसी हिसाब से अपनी चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनको कहीं को दिक्कत नहीं है।
तो ये वर्ड जो है सेकुलर, ये वर्ड भी बाद में ही जोड़ा गया। अब बाद में जोड़ करके इसके जो अंतर्निहित जो सिद्धांत थे, जो बातें थी, वो उसको ध्यान में रखा गया। ठीक है, आगे चलिए, आगे लिखेंगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र कहेंगे कि द टर्म ऑफ डेमोक्रेटिक लोकतंत्र शब्द का प्रयोग, द टर्म ऑफ डेमोक्रेटिक that the Constitution of India, has an established form of constitution which gets authority from the people of India and will of the people expressed in a election. Will of the people expressed in election. लोकतंत्र शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में, लोकतंत्र शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में भारत की जनता को, भारत की जनता से शक्ति प्राप्त करने के संबंध में किया गया है। शक्ति प्राप्त करने के संबंध में किया गया है। साथ ही शक्ति प्राप्त करने के संबंध में किया गया है, साथ ही चुनाव के माध्यम से जनता अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, देखिए तो लोकतंत्र का यहां पे क्या मतलब है कि एक तो बहुत बेसिक सा जो चीज है, जो बहुत स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकतंत्र, ये जब वर्ड आता है डेमोक्रेसी, है ना, तो आप देखते हैं कि लोक का मतलब क्या होता है? जनता। और तंत्र का मतलब शासन, है ना, जनता का शासन। जहां पर जनता शासन करती है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन याद कीजिए, बहुत स्टार्टिंग में मैंने पॉलिटी आपको प्री के लिए पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ सिस्टम ऑफ रूल, इट्स नॉट अ सिस्टम ऑफ रूल, इट्स ओनली आइडियोलॉजी ऑफ रूल। ये शासन का विचारधारा है, शासन का कोई पद्धति नहीं है ना। हाँ, तो ये अब क्या है कि जब ये कोई विचारधारा है, इसलिए तो आपको मैंने बताया था कि आप ब्रिटेन को देखिए, लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत लोकतंत्र होने के साथ गणतंत्र है, ब्रिटेन लोकतंत्र होने के साथ राजतंत्र है।
मतलब दोनों जगह पर लोकतंत्र कॉमन फैक्टर है। इसलिए लोकतंत्र क्या है? विचारधारा है, पद्धति नहीं है। पद्धति तो राजतंत्र है या गणतंत्र है। सिस्टम जो है वो राजतंत्र है या गणतंत्र है ना? ये पद्धति है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है? विचारधारा है। और पद्धति कौन है जी? गणतंत्र या लोकतंत्र, राजतंत्र। तो हमने गणतंत्र को स्वीकार किया हुआ है। तो लोकतंत्र में जनरली क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे यहाँ शासन करते हैं। ब्रिटेन में भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में अभी भी राजा है, शासन का सर्वोच्च पद वहां नहीं चुना जाता है। हमारे यहाँ शासन का सर्वोच्च पद चुना जाता है। इसलिए हम लोग लोकतंत्र के साथ गणतंत्र हैं और वो लोकतंत्र के साथ राजतंत्र है, ठीक है। तो विचारधारा हर जगह हो सकता है, लेकिन पद्धति में भिन्नताएं होती हैं, है ना। विचारधारा तो कॉमन फैक्टर है तो वो रहेगा, ठीक है। अब आत्मा कॉमन फैक्टर है, हर आदमी की ह्यूमन के बॉडी में है सोल, लेकिन अब उस व्यक्ति का बनावट सबका अलग अलग है ना। कोई काला है, कोई गोरा है, जैसे कि आप देखिएगा तो थोड़ा नाक टेढ़ा होता है कि नहीं। कोई आंखों से थोड़ा गड़बड़ रहता है कि नहीं। अलग अलग मतलब अलग अलग वैरायटी भगवान बनाते हैं ना जी, लेकिन एक कॉमन फैक्टर सबके अंदर में है। वो चाहे एशिया का प्रजाति हो, चाहे वो अफ्रीका का प्रजाति हो, चाहे वो अमेरिका का प्रजाति हो, सबके अंदर में सोल है, आत्मा है। तभी सब लोग बोल रहा है, चल रहा है, कर रहा है ना। महत्व बॉडी का कब तक है जी? जब तक अंदर में आत्मा है, सोल है। जिस दिन सोल निकला, बॉडी किसी काम की नहीं। कोई बॉडी को रखेगा जी कि यार कोई बात नहीं, इसको बड़ा मानते थे, आत्मा गई तो क्या गई, बॉडी को रखते हैं, रोज सुबह उठ के इसका दर्शन करेंगे, क्योंकि कोई एक्टिविटी भी नहीं रह जाएगी। तो अंदर जो हम सबके अंदर में जो एक्टिविटी करवा रहा है वो मेन है। लोकतंत्र वैसा ही है, आत्मा की तरह विद्यमान है, लेकिन जब आप सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम हर जगह पे अलग अलग है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है, लेकिन पद्धति देखिए। हमारे यहाँ गणतंत्र है, ब्रिटेन में राजतंत्र है, अमेरिका में भी गणतंत्र है, लेकिन उसके यहाँ अध्यक्षात्मक गणतंत्र है, हमारे यहाँ संसदीय गणतंत्र है। अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग वैरायटीज आपको सब जगह देखने को मिलेगा, लेकिन कॉमन फैक्टर एक आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी लगभग देशों में, ठीक है। तो लोकतंत्र शब्द का सीधा सा मतलब है कि जहां जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन में भाग लेता हो या जनता शासन में प्रतिनिधियों को चुनने में भागीदारी करती हो। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो जनता पर शासन करते हैं, अब प्रतिनिधियों का चुनाव जनता स्वयं करती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, गणतंत्र। ठीक है, रिपब्लिक, गणतंत्र। तो गणतंत्र शब्द का सीधा सा अर्थ होता है, लिख लेंगे कि द टर्म इंडिकेट्स, यह शब्द स्पष्ट करता है या बताता है, यह शब्द स्पष्ट करता है या बताता है, द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द, ज्यादा बज रहा है तो ओकरा बंद ना करो भाई, हा? जीव के ग्राहक है, समझ रहे हैं सब लोग, हैं? इतना पते है कि हम कौन सा हमारा भी कलेक्टर बन गए हैं कि हम पटना में कोनो आपात घोषणा होगा तो कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर सकते ना। तो अगर हमको समझ में आ रहा है कि कोई चीज हमको डिस्टर्ब कर रहा है, देन व्हाई वी डोंट आइसोलेट। हम तो अलग हो सकते हैं ना, तटस्थ हो सकते हैं उससे, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग को इतना ना आदतवा खराब भइले ना कि खुदे टिप टिप के देखना है कि कौन नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। आदत का बात है,
आदतवा को ठीक करना है, और नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सिलेक्ट होके जाइएगा ना। हालांकि अब आजकल तक खेल फैसने बन गया है जी, अधिकारियों लोग का ना, कैमरा साथे साथे लेके घूमता है लोग। आए, ये ठीक परंपरा का विकास नहीं हो रहा है, ये ठीक परंपरा का विकास नहीं हो रहा है। अब सबको दिखाना है ना, लेकिन वो ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाह, है ना। जनता की सेवा में जा रहे हैं ना, वहां उसकी रक्षा के लिए जा रहे हैं, उसके सर्विस के लिए जा रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। तो वो चीज, और अब यूट्यूब पे जाइए, हर अधिकारी का लगभग लगभग अधिकारी होगा ना। हाँ है, हाँ, उससे बताइए। हाँ बताइए, तो मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस तो नहीं पूरा हो रहा ना। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, है ना, फिर वही काम कीजिए। तो छोड़िए यूपीएससी बीपीएससी, रील्स बना के वायरल हो जाइए, डांस कीजिए फिर घूम घूम के, है कि नहीं। बनाइए, कीजिए कुछ। सिविल सर्विस में जाने का मोटिव क्या है? समाज का विकास, राष्ट्र का विकास, देश का विकास। हाँ, उसका ये अगर अपने आप कुछ हो जाता है तो अलग बात है। आप अलग से उस पर टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप कहीं से टाइम काट रहे हैं। आपका टाइम कहाँ जाना चाहिए? जनता के सेवा में जाना चाहिए, है ना। तब जाके ये देश डेवलपिंग से डेवलप बनेगा। लेकिन वो चीज़ ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है लोग के दिमाग पर कि अब क्या कर सकता है। खैर, तो डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, द टर्म इंडिकेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट, the head of the state is elected by the people. Head of the state is elected by the people. यह शब्द स्पष्ट करता है कि देश का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाएगा। देश का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाएगा। देश का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, देश का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, तो मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट पोस्ट इलेक्टेड बाय द पीपुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। साथ, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो। जैसे कि हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना, हेड ऑफ द स्टेट पर ध्यान रखेंगे। तो हमारा इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट पोस्ट है ना, तो वो क्या है जी? प्रेसिडेंट, है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है? प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना। राष्ट्रपति को हम इलेक्ट करते हैं, तो राष्ट्रपति को जनता सीधे इलेक्ट करती है, जनता सीधे इलेक्ट नहीं करती है। हम लोकसभा विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में यही लोग होते हैं, तो ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में राष्ट्रपति को चुना जाता है, शासन का सर्वोच्च पद इनडायरेक्टली चुना जाता है, इसलिए हम लोग क्या है? रिपब्लिक है। अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति डायरेक्टली इलेक्ट होता है ना, वहां की जनता चुनती है, इसलिए उसके पास पावर ज्यादा होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास पावर कम होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती है। तो उसके यहाँ क्या होता है? उसके यहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में साधारण तौर पे ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, है ना, जो आपके प्रीएम्बल में यूज किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे, इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब प्रीएम्बल के बारे में शुरू किया था तब, कि प्रस्तावना को कहा जाता है कि ये भारतीय संविधान का आईना है ना, भारतीय संविधान का आईना है ना। कि अब जैसे अब आईना में आप खड़े होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कैसे हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, कितने बदसूरत हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बुरे लग रहे हैं ना। कहते ना लोग डायलॉग बाजी भी करता कहता कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, तो कहता ना कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आप जैसे हैं वैसे आपको दिखा देता है। तो जैसे आईना आपको दिखा देता है वैसे ही प्रस्तावना दिखा देता है। प्रस्तावना का यही महत्व है कि प्रस्तावना समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का एक समरी है, सारांश है। इसको पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान अपने देश के नागरिकों को क्या अधिकार देता है, किस प्रकार से अधिकार देता है, वो आपको अपने समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र है ना। परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है तो उस पर क्या होता है, जनरल आपका परिचय रहता है, आपका नाम, पिताजी का नाम, घर क्या है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सब होता है, जनरल आइडेंटिटी आपका रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, आइडेंटिटी है। कुछ इतिहास जो संविधान वेता हैं वो कहते हैं कि ये संविधान का जन्मपत्री है, जन्म कुंडली है ना। तो जन्म कुंडली देखते हो गांवों में पंडित जी लोग बनाते हैं, शहरों में भी बनता है, सब जगह बनता है। तो उसमें क्या होता है कि जन्मपत्री बना करके उसमें बता देते हैं कि भाई क्या क्या घटना घटने वाला है, क्या क्या घटना घटा है, अपना ग्रह मैत्री के हिसाब से जोड़ गांठ करके एक समराइज दे देते हैं, बता देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हर चीज का आपको एक समराइज पता चलता है उसके माध्यम से, वैसे ही संविधान का समरी है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। इसके माध्यम से आपको संविधान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सारे मिल जाते हैं। संविधान क्या है, कैसे है, संविधान किस प्रकार का अधिकार देता है, कैसे देता है, सारा का सारा चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो लिखेंगे थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का उद्देश्य लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। संविधान सर्वोच्च कानून है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। संविधान सर्वोच्च कानून है। एंड इट हेल्प्स to maintain integrity in the society, and it helps to maintain integrity in the society। और यह समाज में एकता को स्थापित करता है या प्रबंधित करता है। ठीक है, यह समाज में एकता अथवा अखंडता को प्रबंधित करता है, मतलब सब लोग को एक साथ रखने का काम करता है। एंड टू प्रमोट यूनिटी एमॉन्ग द सिटीजन, एंड टू प्रमोट यूनिटी एमॉन्ग द सिटीजन्स। और ये समाज में या जनता के बीच, नागरिकों के बीच, या नागरिकों के बीच एकता को स्थापित करता है। ठीक है, एकता को स्थापित करता है। ठीक है, समाज में एकता को या नागरिकों के बीच एकता को स्थापित करता है। ठीक है, यूनिटी एमंग द सिटीजन टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन, टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन। नागरिकों के बीच एकता स्थापित करता है एक बड़े राष्ट्र के निर्माण के लिए।
एक बड़े राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो एक बड़ा राष्ट्र, महान राष्ट्र के निर्माण में संविधान की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण है। अखंडता को बनाता है, इंटीग्रिटी को बनाता है, नागरिकों के बीच एकता को स्थापित करता है। ठीक है, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसको ये करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे आगे लिखेंगे, the main objective of the Indian Constitution, the main objective of the Indian Constitution, भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य, भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य, the main objective of the Indian Constitution is to promote harmony throughout the nation. Promote harmony throughout of the nation. ठीक है, तो संविधान का मुख्य लक्ष्य यह है कि यह राष्ट्र में भाईचारा का विकास करे, यह राष्ट्र में भाईचारा का विकास करे। ठीक है, ओके, चलिए तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे कि ये क्या करेगा, तो भाईचारा का विकास करेगा। ठीक है, मतलब ये लक्ष्य है कि भाई समाज में समरसता बना रहे, हार्मोनी बनी रहे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत समाज में आपस में ये ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, द फैक्टर विच हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, द फैक्टर्स which helps in achieving the objective, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला जिसे लिखेंगे जस्टिस, न्याय, जस्टिस। ठीक है, न्याय मतलब न्याय को रखा गया है कि भाई संविधान का ये उद्देश्य है कि ये क्या करेगा, न्याय करेगा, नागरिकों के बीच जस्टिस को इंप्लीमेंट करने का काम ये करेगा ना, न्याय स्थापित करने का काम करेगा, जस्टिस को एस्टेब्लिश करने का काम यहां पर करेगा। ठीक है, तो क्या है लिखेंगे, इट इज नेसेसरी, यह अनिवार्य है, इट इज नेसेसरी, यह अनिवार्य है, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी, यह अनिवार्य है कि यह समाज में आदेशों को लागू करेगा, मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। ठीक है, थ्रू द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, थ्रू द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी मतलब जस्टिस को एस्टेब्लिश करने का काम कैसे करेगा, मूल अधिकार और डीपीएसपी के माध्यम से, यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के माध्यम से। ठीक है,
मूल अधिकार और राज्य के नीति हिंसक तत्वों के माध्यम से यह समाज में न्याय को स्थापित करने का काम करेगा। ठीक है, समाज में न्याय को स्थापित करने का काम कौन करेगा? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। ठीक है, इसके माध्यम से होगा। समझ रहे कि यहां पर इस प्रकार से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के माध्यम से समाज में न्याय स्थापित करने का काम किया जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखेंगे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश इन इंडिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भारत में स्थापित करने का, एस्टैब्लिश इन इंडिया, इट मेजर एम्बिशन of the constitution framers, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का, भारत में स्थापित करने का उद्देश्य संविधान निर्माताओं का रहा। ठीक है, यह है। क्लियर है? तो न्याय का मतलब क्या है? आप जब प्रियम्बल में भी देखते हैं तो उसमें भी न्याय की बात की गई है, और उसमें कहा गया है कि भाई न्याय उपलब्ध कराएंगे। तो न्याय में तीनों न्याय है ना, तीनों न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल को अचीव करने का ऑब्जेक्टिव जो है सो यहां पर रखा गया है। ठीक है, पहला लिखेंगे थोड़ा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो सोशल जस्टिस का क्या मतलब है, सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? तो लिखेंगे कि सामाजिक न्याय अर्थात, सामाजिक न्याय अर्थात संविधान चाहता है कि, देश में एक ऐसे समाज का विकास किया जाए, देश में एक ऐसे समाज का विकास किया जाए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ना जाति के स्तर पे, ना लिंग के स्तर पे, ना धर्म के स्तर पे, ना जाति के स्तर पे, ना धर्म के स्तर पे, ना लिंग के स्तर पे, ना समुदाय के स्तर पे, किसी भी स्तर पर भेदभाव ना हो। सामाजिक न्याय का उद्देश्य यही है। सोशल जस्टिस मीन्स, लेंगे सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स, social justice means that the constitution wants to create a society, without discrimination, create a society without discrimination on any ground, like caste, creed, gender, religion, etc. ओके,
मतलब कि सामाजिक न्याय का क्या मतलब है जी? कि समाज एक ऐसा संविधान चाहता है कि एक ऐसा समाज बने जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई जाति के स्तर पर किसी से भेदभाव ना करे, कोई वंश के स्तर पे भेदभाव ना करे, कोई किसी भी स्तर पे लिंग के स्तर पे भेदभाव ना करे, धर्म के स्तर पे भेदभाव ना करे, एक समान समाज का विकास हो। यह संविधान का उद्देश्य है और इसी को कहेंगे सामाजिक न्याय। जब इस तरीके से विकास होगा तो उसको कहा जाएगा कि सोशल जस्टिस के साथ विकास हो रहा है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। इकोनॉमिकल जस्टिस, कहेंगे इकोनॉमिकल जस्टिस मीन्स इकोनॉमिकल जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन, no discrimination, no discrimination can be caused by people on the basis of their wealth, on the basis of their wealth, income and economic status। आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि धन आय अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मतलब कि ना तो किसी का अगर मान लीजिए कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है, कोई कम पैसा कमा रहा है, या कोई नहीं कमा रहा है, गरीब है, तो उससे भेदभाव नहीं करेगा समाज। भेदभाव नहीं करेगा संविधान, भेदभाव नहीं करेगा, सब लोग के साथ इक्वल बिहेव होगा। आगे लिखेंगे इसी में, एवरी पर्सन मस्ट बी इक्वल। सभी नागरिक एक बराबर हैं, सभी नागरिक एक बराबर हैं। ठीक है, हर मामले में, है ना। हाँ, लेकिन अब क्या है कि अपॉर्चुनिटी से कोई पब्लिक अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब आएगा, तो अब देखते हैं जब कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वैकेंसी में कैटेगरी बता देती है ना, कि भाई जनरल का क्या हो जाएगा, है ना, जनरल की सीटें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ओबीसी क्लास की क्या हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस का क्या हो जाएगा, एससी क्या हो जाएगा, एसटी क्या हो जाएगा, डिसेबल क्या हो जाएगा। हर कैटेगरी को बता देती है कि भाई समाज में रहने वाले हर लोग के हम मौका दे रहे हैं। अब आप देखिए कि पहले जो कैटेगराइज्ड ये क्यों किया गया, या रिजर्वेशन वाला चीज क्यों आया। क्योंकि पहले क्या होता था कि समाज के कुछ ही वर्ग के लोग जो होते थे वो सारे पदों पर बैठ जाते थे। इससे क्या होता था कि समाज का जो कमजोर तबका था वो उस पद तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो समाज के कमजोर तबका जो नहीं पहुंच पाता था तो उसको पहुंचाने के लिए आरक्षण वाला बात लाया गया कि हर लोग का कैटेगरी रहेगा, क्लास रहेगा, सीट रहेगा, सब लोग अपने अपने सीट के हिसाब से जाकर के वहां पर फाइट करेंगे और जाकर के बैठेंगे। इसके लिए किया गया। तो पब्लिक अपॉर्चुनिटी इक्वल रहेगा सबको, और सबको ये चांस है कि आप अपनी योग्यता के हिसाब से आप नौकरी कीजिए, कमाइए, जो काम करना कीजिए,
कोई ये नहीं कर सकता है कि आपका ये जाति है तो आप ये नौकरी नहीं कर सकते हैं या ये काम नहीं कर सकते हैं, आपका धर्म ये है तो आप ये काम नहीं कर सकते। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। या आप बहुत पैसे वाले हैं तो सरकार आपको सपोर्ट में आके खड़ा हो जाए, इस तरह का चीज संविधान में मना किया गया है, संविधान में सब चीजों को रोका गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस लिखेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स all the people have, political justice means all the people have an equal, all the people have an equal, free and fair, free and fair right without any discrimination, free and fair right without any discrimination to participate in political opportunity, to participate in political opportunity। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत राजनीतिक न्याय के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को पूरी तरीके से निष्पक्ष व्यवस्था के अंतर्गत, पूरी तरीके से निष्पक्ष व्यवस्था के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अवसरों का, राजनीतिक अवसरों का लाभ उठाने का अधिकार है। राजनीतिक अवसरों का लाभ उठाने का अधिकार है। जैसे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, भारत का नागरिक है, पार्टी बना सकता है, वोट देगा, 18+ हो गया तो जाके वोट देगा। कोई रोक नहीं सकता है कि आप इस जाति, धर्म या इस समुदाय से आते हैं इसलिए आप वोट नहीं दे सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी सभी भारतीय नागरिकों को मिलेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे इक्वलिटी। अगला वर्ड है इक्वलिटी, समानता। समानता तो ये क्या है, किस प्रकार से है, इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, ऐसी कोई बात जो नहीं समझ में आई हो? नहीं ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।